नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता नवीन गोयल जी। उनसे बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अब 3 तारीख को चुनाव है। नवीन जी, सबसे पहले तो आपको आज दशहरा का दिन है, इसको लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार संध्या जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये दशहरा जो हमारा अच्छाई का एक त्यौहार है बुराई के ऊपर, और हमारा धर्म के ऊपर धर्म का एक जीत का एक मैसेज देता है, तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो जैसा कि शुभकामनाएं भी दी गई हैं, और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि बड़ौदा में 3 तारीख को उपचुनाव होने हैं। 3 तारीख को चुनाव है और कल ही नवीन गोयल जी वहां से दौरा करके भी आए हैं। क्या कुछ तैयारी है नवीन जी, किस तरीके से पार्टी काम कर रही है? हमारी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, तो कोई छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, बड़े एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है। हमारी हर एक तरीके की ड्यूटीज़ निर्धारित हो जाती हैं। हमारा एक कार्यकर्ता खुद योगेश्वर दत्त बन के चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पे पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, विस्तारक, सभी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी एरिया वाइज ड्यूटी बांट करके हम काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर है। वहाँ पर हमने कल करीबन 5 से 6 गाँवों का दौरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धनखड़ जी ने किया। तो लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग एक विकास के अंदर एक भागीदारी हमारी उस एरिया की चाहते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखते हो कि वो लोग, भारतीय जनता पार्टी का हमारा वहाँ से वकील बन करके नहीं गया। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जिस सरकार हमारे यहाँ सेंटर में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है, इस चुनाव से कोई भी सरकार में अप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ मुद्दा है तो कि बड़ौदा के अंदर काम ज़्यादा हों। और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब तक बड़ौदा का चुनाव नहीं होता, यहाँ का एमएलए मैं हूँ। और वहाँ पर मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि एक आईएमटी, एक यूनिवर्सिटी और दो दो कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो आप एक बार सोच के देखिए कि जब हमारा वजीर वकील वहाँ से बन के जाएगा तो कितने सारे काम होंगे। तो जनता जागरूक है, समझदार है, तो बहुत अच्छी तैयारियाँ भी है, और हम बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल नवीन जी, यहाँ पर आपने एक बात कही कि इस बार सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि विकास होगा तो कहीं ना कहीं जनता भी हमारे साथ होगी। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सदन में अपर हाउस लोअर हाउस दोनों जगह कृषि बिल पास हुआ था, और किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसका लगातार विपक्ष के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का यही मुद्दा है, क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, क्या उसी राह पर हरियाणा की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उसी राह पर निकल पड़ी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जो जीत है वो उनकी तरफ से सुनिश्चित की जाएगी? सबसे पहली बात तो आपका प्रश्न ही बहुत बढ़िया है। आपने जो मुझे जवाब देना था वो आपने दे दिया है कि जो विरोध है ये विपक्ष की तरफ से है, ना कि किसानों की तरफ से है। हमारे आदरणीय यशस्वी मोदी जी प्रधानमंत्री जी के ऊपर आज देश का हर मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग विश्वास करता है। आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इतना बड़ा एक भारत का नाम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हुआ है। हमारे को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी मिले हैं कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, और उनका एकमात्र लक्ष्य था कि किसानों की आय 2022 तक डबल कैसे करनी है। आज देश का हर एक किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास करता है, और जो वो बोलते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। जो 3 बिलों की आपने बात की, अगर आप उन 3 बिलों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें कोई भी चीज़ किसान के खिलाफ नहीं है। पहला पॉइंट तो उसमें सिर्फ यही है कि एक आदमी, हम अपना प्रोडक्ट है, कोई भी इंडस्ट्री वाला है, व्यापारी है, कोई प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है पूरी ऑल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। तो उसके अंदर सीधा सीधा एक मैसेज यही है कि अब हमारा जो किसान है वो स्टॉक करे, मंडी में बेचे, मंडी से बाहर बेचे, साउथ में बेचे, चाहे वो सिलीगुड़ी जा करके बेचे, उसको एक पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। ये किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक बिल है। नंबर दूसरा इसमें पॉइंट यही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उसके अंदर एक कानून बना दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधा सीधा फंडा है। अगर एक किसान ने टमाटर बो लिए, वो टमाटर सोच के बोता है कि जब मेरी फसल आएगी 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो हमारा जो है ना टमाटर का भाव होगा, लेकिन कई बार भाव पिट जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट उसके फिक्स हैं, उसको कुछ ना कुछ एडवांस भी मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके का उसके अंदर प्रावधान किसान के खिलाफ नहीं है। किसान जब मर्जी चाहे उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। किसान जब मर्जी चाहे उसके अंदर अपनी कभी भी बैक स्टेप ले सकता है।
तो किसी भी तरीके की उसकी ज़मीन ना कब्जाई जाएगी, ना उसको कोई बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। तो सारे के सारे बिल। और तीसरी बात ये है कि कोई भी अगर इशू बनता है तो लोअर एसडीएम को पावर दे दी गई है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम उसका समाधान कर देगा। और सबसे बड़ी पॉइंट एक ही है, हमने जो कहा वो किया है। जो विपक्ष ने गुमराह करने का काम किया कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और साथ साथ मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो आपके आगे है। आज हमारा बाजरा भी खरीद कर रही है सरकार, जीरी भी खरीद कर रही है, और आने वाली जो फसलें हैं मार्च की, उन फसलों का रेट हमारे मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने सदन में, हाउस में डिक्लेयर भी कर दिया और बढ़ा करके किया है। तो मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई किसान के खिलाफ नहीं है, और जनता समझदार है, किसानों का वो इलाका है, किसान हमारे साथ है। बिल्कुल, तो विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दावा भी यही किया जा रहा है नवीन गोयल जी की तरफ से कि विपक्ष और जनता हमारे साथ है। लेकिन 3 तारीख को वोटिंग होनी और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उम्मीदवार को लेकर मैं आपसे करना चाहूंगी। योगेश्वर दत्त इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, हर किसी के दिल में वो राज करते हैं, लेकिन दोबारा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे? आप एक बात समझ के देखिए कि हमारी सरकार ने पिछले चुनाव में 3 खिलाड़ियों को टिकटें दी। नंबर 1 संदीप सिंह, जो आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नंबर 2 बबीता फोगाट जी। बबीता फोगाट जी को हमारी सरकार ने चेयरमैन बनाया है। पहले टिकट दी, वो चुनाव हार गई, लेकिन उनको चेयरमैन बनाया। नंबर 3 योगेश्वर भाई, योगेश्वर दत्त जी, इन्होंने ओलंपिक हमारे लिए ला के दिया मेडल। तो इतना बड़ा एक नाम, इतना बड़ा एक स्टार, तो हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, इस बात में मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि पूरे देश में 3 मेडल आते हैं ओलंपिक के, 2 आते हैं, तो उसमें 1 हरियाणा का जरूर आता है। और हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को हर समय अच्छी से सुविधाएं भी दी हैं, और आज उनको राजनीति में लेकर के भी हमारे खिलाड़ियों का मान बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। और योगेश्वर जी को दोबारा टिकट दे करके, इससे बढ़िया एक उदाहरण हो नहीं सकता कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के प्रति और खेल को प्रमोट करने के लिए दिन रात कितनी चिंतित है, कितना काम कर रही है। और ये तो एक इंटरनेशनल, एक यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि खिलाड़ियों को हमारी सरकार मान सम्मान पूरा देती है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से नवीन गोयल जी ने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, और खास तौर पर जिसको हर कोई पसंद करता है, कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता भी उनके दिल में राज करती है। और योगेश्वर दत्त को इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जीत का दावा तो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब 3 तारीख को वोटिंग होनी और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।